2.5 लाख की जो आमदनी होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन एग्जेम्पशन मिला के ऑलरेडी 5 लाख हो गया था, जिसके ऊपर आपको टैक्स, फिर वो 5 लाख से इस साल 7.5 लाख हो गया। तो अभी आपकी 60,000 रुपए की आमदनी अगर है महीने की, तो आपको जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सवाल ये कि ये मिडिल क्लास का नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसकी आमदनी तो 10,000 रुपए प्रति माह, यानी 1,20,000 रुपए है। वो तो कहीं टैक्स नेट में आ नहीं रहा, उसको तो इनडायरेक्ट टैक्स पड़ रहा है। और मिडिल क्लास भी जो है, मिडिल क्लास अगर जब 5% जो डायरेक्ट टैक्स देता है तो 15%, 20% वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स से फायदा मिलेगा। बजट से आप कुछ करेंगे तो मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसमें जो है ना, ये बजट को और हमारी आर्थिक नीतियों को मध्यम वर्ग से हटकर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो मतलब जो बिल्कुल नीचे स्तर पे आखिरी 10% पर हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और उनके लिए असली काम जो है वो करना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो है रोजगार को पैदा करना और बड़े पैमाने पे पैदा रोजगार करना। रोजगार 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 यही छाया रहेगा सरकार। और कृषि रोजगार के लिए क्या किया? और कृषि क्षेत्र का डिस्कशन कल बजट में सर यही कर रहे हैं। नहीं, और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, यील्ड्स, फार्मर की इनकम, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 2 क्षेत्र हमने पकड़ लिए, और कल बजट ने, जैसे कि मेरा वित्त मंत्री से एक्चुअली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वो सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड को, उतनी ही सब्सिडी उन लोगों को दे दें जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे पर्यावरण भी बचता है, सॉइल भी बचता है, जो जिससे कंज्यूमर और फार्मर की हेल्थ भी बचती है, कैंसर ट्रेन रुकेगी। वो क्यों नहीं कर सकते? सबसे छोटे छोटे एक रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क लेते, क्योंकि अब वाइंड अप करने का समय आ गया है। जयंत जी। राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं झारखंड से हूं और झारखंड में आम किसान जो हैं उनकी महीने की कमाई सिर्फ 6-7 हजार रुपए है। उनको इनकम टैक्स से क्या मतलब है? उनको मतलब है कि आप हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा उत्पादन कैसे बढ़ाइए, आप हमको बिजली और पानी कैसे आप दिलवाइए, और जो हमारा यहाँ फसल है उसका दाम हमको अच्छा दीजिए जिसमें कि हम थोड़ी तरक्की कर सकें। तो उनको कैसे सहयोग दें। और 60-70% हमारे देश के जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कृषि क्षेत्र में हम लोगों को जरूर ध्यान देना है और वहीं से अगर देश को आगे बढ़ना है, वहीं से हम आगे बढ़ें। सर, जब आपने ये सारी बातें मुखर तौर पर सामने लाई, उस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ? मतलब परसेंटेज में ही बता दीजिए कि क्या पिछली बार के या पिछले 5 साल के बजट में आपके हजारीबाग क्षेत्र को उससे कितना लाभ? बहुत लाभ मिला है। और देखिए, जहाँ तक कृषि क्षेत्र की हम लोग बात करें, किसान सम्मान निधि के द्वारा सब लोगों को अब सरकार के द्वारा सब्सिडी मिल रही है। हम लोगों ने बिजली में बहुत हम लोगों ने विकास लाया, हर कोई के पास बिजली है। अब सोलर इरिगेशन हम लोग सब जगह ला रहे हैं। तो सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत हम लोगों ने आगे बढ़ाया। बिजली तो एक सपना थी और आज सबको बिजली मिल रही है, लेकिन आगे भी हम लोगों को बहुत और काम करना है। पूरा कोल्ड चेन बनाना है, फूड प्रोसेसिंग कराना है, ये सब जो काम है ये भी जरूरी है। सिद्धार्थ को मैं डिस्कशन में एक बार लाना चाहूंगी। सिद्धार्थ, 5 बड़े चैलेंजेस जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हो। नहीं, वो चैलेंजेस तो सारी चर्चा में आ गई हैं। आई थिंक 2 बड़ी बातें हैं कि वित्त मंत्री किस प्रकार से सारे फिस्कल डेफिसिट को संभालते हुए, क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10 साल लगभग लगे हैं और उनमें से कई अधिकारी जिन्होंने उस पर काम किया वो इस मंच पे हैं हमारे साथ। 10 साल लगे कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को लेके विश्व भर में एक नई पॉजिटिविटी आई है। तो कहीं ना कहीं पे ये दबाव सरकार पे ये है कि क्या उस सारी जो ग्लोबल रेटिंग एक अच्छी हुई है भारत को लेके, उसको एकदम से छोड़ दिया जाए। तो ये एक बड़ा दबाव है। दूसरा, 20 से 30 करोड़ मिडिल क्लास पे कितना और बोझ डालें हम वेलफेयर स्टेट के लिए, और अगर हम उन पे बोझ नहीं डालते हैं तो उनको कुछ राहत दे सकते हैं क्या? इसको लेके भी काफी वित्त मंत्री पे प्रेशर रहेगा। क्या होगा ये तो उनको पिटारे में कल ही पता लग पाएगा। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ही नाम कुछ मीठा हो जाए है, तो चलते चलते अगर मैं सभी गेस्ट से एक बार पूछूं कि आपके लिहाज से अरुण कुमार जी, अगर कल के बजट में कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो आप चाहते हैं तो आपको मीठा खाने का मन करे, आप कहें कुछ मीठा हो जाए, आपके लिहाज से क्या होगा? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पे बेरोजगारी है, वहीं पे गरीबी है। उसकी अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज नहीं हो पाएगी। हमने पैंडेमिक के पहले देखा कि 8% की ग्रोथ रेट से हम गिर के 3.1% पे पहुंच गए थे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। ये असंगठित क्षेत्र को अगर हम नहीं मदद करेंगे, और असंगठित क्षेत्र के 2 हिस्से हैं,
46% लोग कृषि में काम करते हैं, 48% असंगठित नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। उसमें माइक्रो सेक्टर जो है वो एमएसएमई का 97.5% उसका एमएसएमई में घोषणा अगर होगी तो आपके लिए एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर एमएसएमई में क्या है, मिडिल वाले जो है वो जो ले जाते हैं, माइक्रो तक पहुंचता नहीं है। और तीसरा जो है जीएसटी वो बाद में आएगा, पर जीएसटी में भी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब माइक्रो सेक्टर को फायदा नहीं पहुंचेगा। एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर और कृषि में इन दोनों को मदद करना ये सबसे अहम है, तभी रोजगार। मीठा है सर, आपके लिए क्या? मेरे दो हैं। एक तो जो मैंने पहले कहा कि प्राकृतिक खेती करने वालों को आप उतनी ही सब्सिडी कम से कम दे दें जो कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने वालों को देते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा यह है कि आप निर्यात क्षेत्र में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स करें, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, जिससे कि उनकी इंसेंटिव बढ़े और उनकी ईज ऑफ डूइंग प्राकृतिक तरीकों से जो खेती करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स की घोषणा। और सर, आपके लिए मुझे बजट से छेना की जलेबी जो मुझे बहुत पसंद है, छेना की जलेबी मिलेगी अगर माननीय वित्त मंत्री जी ग्रीन बैंक की घोषणा करती हैं, उसके द्वारा। गौरव वल्लभ जी, आपके लिए तो सभी कुछ मीठा ही होगा, लेकिन एक चीज अगर आप बताएं। देखिए, मैं तो जैसा मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि मैं तो कलाकंद जब भी खाऊंगा जब मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर हो, और नेहा जी सर्विस सेक्टर जो हमारी प्राइड था उसको हमें छोड़ना नहीं है पीछे, उस सर्विस सेक्टर को, आईटी इंडस्ट्री को आगे लेके। तो मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। सुभाष जी, आपके लिए क्या? देश के हित में मीठा और कड़वा दोनों जरूरी है। अच्छा, दोनों मिक्स चाहिए आपको? दोनों जरूरी है। तो कड़वे के हिसाब से आप फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कंट्रोल करिए, इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट देश के हित में नहीं है। और मीठे के हिसाब से जो मैंने पहले कहा, आमले का मुरब्बा समझ में आ रहा है, कड़वा मीठा दोनों ही होता है। पोल्यूशन और ग्रीन इकोनॉमी और क्लाइमेट पे आपका फोकस ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट, इन सब पर है। सिद्धार्थ, आपके लिए क्या मीठा होगा कल के बजट? नहीं, ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शबरी के बेर मिल जाएं, यही काफी है। शबरी के बेर। लेकिन जाते जाते सिद्धार्थ, क्योंकि आपने इंटरिम बजट को अच्छी तरीके से स्टडी भी किया होगा, उसी का एक लंबा रूपांतरण कर हम देखेंगे, विस्तृत तरीके से उसको पॉलिसीज के साथ लागू किया जाएगा, या फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि चुनाव पूरे हो चुके हैं और चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके लिहाज से इस बजट में घोषणाएं की जाएंगी? देखिए, चुनाव से पहले अगर कुछ लोक लुभावन करना था तो शायद तब किया जा सकता था। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि 3-4 महीने इस वित्त वर्ष के निकल चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फेरबदल हो ऐसा एक्सपेक्ट करना भी उचित नहीं रहेगा। 3-4 महीने में जो इकोनॉमी में बदलाव आए हैं या जो नए संकेत आए हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए तो मुझे लगता है काफी है। बाकी जो मैथ्स है बजट का वो 95-97% लगभग सील्ड है। ठीक है, तो सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम बजट की पेशकश लगातार सुबह 7 बजे से आपके लेकर आएंगे, यही ग्रेट इंडिया पैलेस से। आपके सभी जो सवाल हैं या फिर मन में जिस तरीके की आशंकाएं हैं, वो कल के बजट पेश होने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को मीठा लगे, कुछ को कड़वा लगे, लेकिन हम सब तो सभी मेहमानों के साथ यही कह रहे हैं कि कुछ मीठा हो जाए।